हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 1 और नंबरिंग में 91 है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत है निम्न में से कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, जो ड्राकेंसबर्ग पर्वत है ये कहाँ पर है? इसकी जो ऊंचाई है वो है लगभग 3475 मीटर और यह दक्षिण अफ्रीका कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी छोर है यानी कि पूर्वी किनारा है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, और तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलवासा राजधानी है। इनमें से सिलवासा किसकी राजधानी है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सिलवासा। तो अगर हम बात करते हैं सिलवासा, तो अभी ये नाम चेंज हो चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन PYQ है इसलिए पूछा गया है। सिलवासा वैसे राजधानी हुआ करती थी किसकी? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दादरा नगर हवेली की। तो ये तो आंसर हो गया, लेकिन अगर हम बात करते हैं 2020 26 जनवरी 2020 से दादरा दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया और इनकी वर्तमान राजधानी क्या है? दमन है। तो अगर अब आपसे पूछेगा कि दमन किसकी राजधानी है, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली एक ही केंद्र शासित प्रदेश अभी बन चुके हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। PYQ है तो क्वेश्चन इसलिए आप लोगों के लिए मैंने बता दिया। निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन के द्वारा होता है? तो ऐसी कौन सी आकृतियां हैं जिनका जो निर्माण है वो भ्रंशन के द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 93 आप लोगों के सामने है। सो ध्यान रखिएगा, 93 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सेल का होता है। 94 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भ्रंश से संबंधित नहीं है? लेकिन एक मिनट 93 की हम बात कर रहे हैं ना। सो 93 देखिए, निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण? तो जो शैल होती है वो होती है अवसादी शैल का उदाहरण। लेकिन आकृतियों का निर्माण किसके भ्रंशन के द्वारा होता है? स्थलाकृतियों में ये पूछा गया था। तो इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है। 93 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्या है? विभ्रंश घाटी। क्या होता है? विभ्रंश घाटी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है 95। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश से संबंधित कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, भ्रंश से संबंधित की हम बात करते हैं। 95 का डी ग्राबीन होता है। क्या होता है? ग्राबीन। यहाँ पर ध्यान रखना, जो भूपटल की भौगोलिक प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स दबाव या तनाव के कारण संतुलन की अवस्था में नहीं रहती है। जब भी प्लेटों में खिंचाव अधिक होने लगता है या शिलाएं जो होती है उन पर दोनों तरफ से क्या होता है? बड़ा जो दबाव होता है उसकी जो सहन शक्ति के बाहर होता है, तब शिलाएं उनके प्रभाव से क्या होती है? विस्थापित होने लगती है, यानी कि टूट जाती हैं। एक ओर की शिलाओं की अपेक्षा नीचे या ऊपर चली जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? भ्रंश। और जो ग्राबीन होता है ना, ये एक भ्रंश घाटी है। क्या है? ग्राबीन क्या है? एक भ्रंश घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? तापक्रम का मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट करिएगा। 96। तो ध्यान रखिए, 96 में ऑप्शन बी, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। तापक्रम विलोमता का मतलब क्या होता है? बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। अर्थात जब बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम बढ़ता चला जाता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं तापक्रम विलोमता। अगर मोस्टली देखा जाए, नॉर्मली साधारणतः परिवर्तन में ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम का जो क्रमिक जो ह्रास होता है, यानी कि जो घटता रहता है, ह्रास होता जाता है। लेकिन ताप ह्रास की यही प्रक्रिया प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक समय एक सी नहीं पाई जाती। हर एक स्थान पर हर एक समय अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपकिला दर्रा या सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। कहाँ पर है सिपकिला दर्रा? तो सिपकिला आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पर है। JNK, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर हिमाचल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? और इसी दिन को हम जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 98 ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर 1945।
24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, तो कौन से मामले में सिद्धांत दिया था? क्वेश्चन नंबर 99 करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था केशवानंद भारतीय के मामले में, जो कि बनाम केरल राज्य में था, केरल राज्य के मामले में दिया था। इस मामले में न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि संविधान के संशोधन का एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए थी। तो ये जो मामला आया था केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य में ये उन्होंने सिद्धांत दिया था। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होता है। तो ये कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये करता है राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? तो अगर आपको रखना है या तो रखिए, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दर्शन शास्त्र यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है? मानचित्र हो जाता है। पंचायती, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है? 103। तो 103 में आप ध्यान रखिएगा, ये आपका है 73वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा जो है संविधान में पंचायती राज को सुदृढ़ यानी कि जोड़ा गया था। इसे भाग 9, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अब भाग 9 में पंचायती राज है और 11वीं अनुसूची जो है यहाँ पर जोड़ी गई थी। 12वीं क्या है? 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, 9A उससे से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 104। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 104 की, एक आपको पता है कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं जिसके तहत शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो इसमें जो संवर्ती सूची है, इस संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है आप लोगों का जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। संवर्ती सूची में उन सभी विषयों को शामिल किया गया जो विषय केंद्र व राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जिस सूची में जितने भी दिए गए विषय होंगे उन पर कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास होती है, मान लीजिएगा। पर हाँ, मान लीजिए कि जनसंख्या पर कोई लॉ बन रहा है, ठीक है, विधेयक उन्होंने भी राज्य विधानमंडल में भी प्रस्तुत किया गया किसी राज्य ने और संसद में भी है, दोनों से पास हो जाता है। तो ऐसे में जो सर्वमान्य होगा वो फिर संसद वाला होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष, आपको पहले भी कराया है, तो ये 2 अक्टूबर 1952। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? त्रिरत्न में विश्वास करता है कौन सा धर्म? त्रिरत्न क्वेश्चन पूछा जाता है, तो त्रिरत्न में कौन सा जो है विश्वास करता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 107 आप लोगों के सामने है, ऑप्शन डी जैन धर्म। नेक्स्ट है, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था, क्वेश्चन नंबर 108 जय सिंह सेकंड ने करवाया था, ठीक है। यह एक वेधशाला है, यह क्या है? एक वेधशाला है जिसका निर्माण 1724 में सवाई राजा महाराज जय सिंह सेकंड ने करवाया था। इन्होंने एक ऐसी वेधशाला का निर्माण कराया जो देश में 4 जगह, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी में, कहाँ पर है? जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, उज्जैन हो गया और वाराणसी हो गया। इनमें ग्रहों की स्थिति नापने के लिए विविध उपकरण लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो 1885 में हम बात करते हैं जब इसका गठन हुआ था। तो इसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे प्रथम अधिवेशन के, वो थे WC बैनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बैनर्जी। हम बन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो ये इम्पॉर्टेंट एक तरीके से है, राज्यपाल को राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक के विचारों को सुरक्षित रखने की असीम शक्ति है। और यह अनुच्छेद राज्यपाल को यह निर्देश भी देता है कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी ऐसे विधेयक को रोक सकता है जैसे कि वे विधेयक जिनसे उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा हो सकता है, कि हाई कोर्ट की स्थिति को खतरा हो सकता है। तो ये जो पावर मिली गई है राष्ट्रपति को, लगभग निषेधाधिकार की शक्ति देता है, तो वो है आप लोगों का ऑप्शन सी। कौन सा देश दक्षेश यानी कि जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है उसका सदस्य नहीं है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सार्क की फुल फॉर्म कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, टोटल मेंबर कंट्रीज, इसका इन 3-4 चीज़ों को आप जरूर लिखिएगा क्योंकि लिख के चीज़ें याद हो। जापान इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कला का संबंध है, लोक कला का संबंध किससे है? तो लोक कला का यहाँ पर संबंध होता है किससे? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.2 ऑप्शन ए क्षेत्रीय कला से। क्या होता है? क्षेत्रीय कला। यहाँ पर ध्यान रखिए। निम्न में से काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, पहले भी मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर ये कांड हुआ था, लूट कांड हुआ था। इस कांड में अशफाक खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी के साथ कुछ 6 अन्य लोग भी शामिल थे जिन्होंने लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन लूटी थी, और भगत सिंह इस कांड में शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर कौन आएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह आता है भाई, जो युद्ध हुए थे, जल्दी से आप इन्हें मैच कीजिएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आता है चौसा का युद्ध। तो जो चौसा का युद्ध हुआ था वो हुआ था भैया हुमायूं और शेखार के बीच में, जिसमें हुमायूं पराजित हो जाता है। तो ये हुआ था आपका 1539 में, 1539 में। घाघरा के युद्ध की बात करते हैं 1529 में होता है, बाबर और किसके बीच में? जल्दी बताओ। बाबर, बिहार और बंगाल की सेना के बीच में ये हुआ था 1529 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1529, यानी कि हम चले गए हैं यहाँ पे 4। नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज की बात करते हैं 1540 का ये घटना है। तो 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है। हुमायूं को इसमें हार का सामना करना पड़ता है, वही हुआ शेरशाह और उसके बीच में होता है। फिर आता है लास्ट वाला 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को हराया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का? 3rd। तो 2413 किसमें? 2413 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? एक प्राकृतिक डेल्टा वाला क्षेत्र है सुंदरवन, जो गंगा नदी के मुहाने पर लोकेटेड है। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र इस डेल्टा क्षेत्र में ही आता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और मैंग्रोव भी यहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र है मैंग्रोव वन का। ये आप लोगों का वेस्ट बंगाल। ऐपण का संबंध किस राज्य से है? तो ऐपण यानी कि अल्पना उत्तराखंड में कलात्मक अभिरुचि का प्रतीक से माना जाता है। स्पेशली हमारे कुमाऊँ की हम बात करते हैं, जब भी स्पेशल दिवाली के टाइम पे ये बनाया जाता है। जो चावल गेरुआ जो होता है, मिट्टी हमारी गेरू रंग की, उसको लेके और चावल काटा। हालांकि अभी हम देखते हैं तो इसको पेंट से किया जा रहा है, लेकिन इसका जो असली यूज़ इसमें जो किया जाता है वो गेरुई मिट्टी और चावल के आटे को घोल करके ऐपण दिए जाते हैं अल्पना। तो वो किसी भी शुभ कार्य के लिए, शुभ कार्य का एक तरीके से प्रतीक माना जाता है। और अब तो शादी ब्याह वगैरह में भी ये सारी चीज़ें होनी, लेकिन पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो क्या करते थे कि पूरा ये दिवाली के टाइम पे स्पेशली बहुत ज़्यादा रौनक रहती थी, गेरुई मिट्टी वगैरह ढूंढने चले जाते थे, है ना। तो ऐपण का संबंध किस राज्य से है? 116 का ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड।
और उत्तराखंड के अंदर भी कुमाऊँ में ज़्यादा फेमस है। और कहीं ना कहीं चीज़ें जो आजकल हम पेंटिंग के थ्रू इसे हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, तो ये लुप्त होती जा रही है चीज़ें। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? पहले राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? 1985 से आयोजित किए जा रहे हैं पहले राष्ट्रीय खेल। 19 और 26 नवंबर 1985 के दौरान ये न्यू दिल्ली में पहली बार खेले गए थे। इनका आयोजन हुआ था, जिसमें 26 स्पर्धाओं की प्रतियोगिताएं संपन्न हुई थी। तो कहाँ पे हुए? दिल्ली के अंदर हुए। कब हुए? 1985 में। डेट पूछेगा तो ये 19 से लेकर 26 नवंबर। इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इनमें से कौन तबला वादक नहीं है। तबला हिंदुस्तानी संगीत में प्रयोग होने वाला एक वाद्य यंत्र है, ये ध्यान रखिए। इसका जो यूज़ होता है शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन में मुख्य रूप से यानी कि अनिवार्य से होता है, ठीक है। तो अगर हम प्रमुख तबला वादकों में पंडित किशन, ठीक है ना, किशन महाराज, जाकिर हुसैन और उस्ताद अल्लाह रखा खां, ठीक है, और इसके अलावा अहमद जान थिरकवा, कंठे महाराज, ये शामिल हैं। तो इनमें नाम किसका नहीं आया है? रामदास शर्मा का नहीं आया। तो इसका मतलब ऑप्शन है। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता, यह विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था भाई, ऑप्शन हो जाएगा 119 का ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल यहाँ पे कौन सा है? सहारा मरुस्थल। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान का जो खैरा रोग होता है, खैरा रोग किससे संबंधित है? ये भी पूछ सकता है। तो ये धान से संबंधित है। किस तत्व की कमी के कारण ऐसा होता है? तो ये जो होता है ना, जिंक तत्व। किसका? जिंक। खरीफ की फसल कौन सी है? तो देखिएगा, अगर मैं बात करूँ खरीफ में आपकी जो फसलें आती हैं वो है इसमें धान। क्या है? धान है। इसके अलावा इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, मूंगफली। जून जुलाई में इसको बोया जाता है। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो योग दर्शन के जो प्रणेता माने जाते हैं वो पतंजलि को माना जाता है। आंसर सी। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो आपका याद रखना है, जो थारपारकर हैं, थारपारकर दुकाजी उद्देश्य में उपयोग की जाने वाली या उपयोग में लाई जाने वाली क्या है? गायों की एक महत्वपूर्ण नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद चकते भी होते हैं, इनमें रंग भूरा होता है, इनका सफ़ेद चकते होते हैं, दूध देने की क्षमता इनमें बहुत ज़्यादा होती है। केंद्रिक बीज की संतति है, केंद्रिक बीज की संतति है क्या? तो ये आपको याद रखना है, प्रजनन बीज। क्या है? प्रजनन, जिसे बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में निर्धारित मानकों पर पाए जाने पर प्रमाणित किया जाता है। केंद्रिक बीज की थैलियों पर सफ़ेद रंग का क्या होता है? प्रमाणित टैग यानी कि लेबल पाया जाता है। अब प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसका जो रंग होता है वो नीला होता है। फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? जो फल कच्चे होते हैं उनको हम जैसे आम की आम ले लेते हैं तो उन्हें पकाने में किस चीज़ का यूज़ करते हैं? एथिलीन का। किसका कहते हैं? एथिलीन एक प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने वाला क्या रसायन है। फलों को वैसे पकाने में कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है। लीची और वर्तमान में तो पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो साइंस भी आनी है, तो यहाँ पर जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 का करेक्ट आंसर माल्टा क्या हो जाएगा? मार्शल एरिल हो जाएगा। 1 to 8 का क्या हो जाएगा? मार्शल एरिल। हम इसे बात करते हैं। लीची का मार्शल एरिल वाला भाग जिसमें फाइबर होता है वो खाते हैं। लीची में कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारे पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें सैचुरेटेड फैट बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? तो माल्टा, ठीक है, माल्टा है। एक एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, खुशबूदार, उत्तेजक फल माना जाता है। औषधि विज्ञान के स्टडी के अकॉर्डिंग माल्टा का जो रस होता है वो गुर्दे की पथरी,
जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि जो हमारा उच्च रक्तचाप होता है उसके जो ट्रीटमेंट है उसमें यूज़ किया जाता है। और ये फल जो होता है मार्मलेड यानी कि मुरब्बा बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जेली बनाने में किस परीक्षक का प्रयोग होता है? तो जेली बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 130, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पैक्टिन का। इसका यूज़ होता है पैक्टिन, आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? देखो भाई, मछलियाँ हमारे शरीर में एक वक्ष पिंजर का निर्माण करती हैं। इसके ही द्वारा हमारे हृदय और फेफड़े दोनों क्या होते हैं? प्रोटेक्ट होते हैं, सुरक्षित होते हैं। हमारी पसलियों की जो कुल संख्या होती है ना वो होती है 24। और जोड़ियों में अगर हम बात करते हैं ना, जोड़ियों में भी पूछा जाता है, तथा वक्ष में दोनों क्या होते हैं? 12-12 जोड़ियों में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। टोटल कितनी होती है? 20। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा जाता है। 2024 की थीम आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो संकल्पना है ना, विश्व पटल पर सबसे पहले भारत की जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ही से संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन असेंबली में 27 सितंबर 2014 को रखा था। उसके बाद महासभा की मंजूरी के बाद ही 2015 से हर वर्ष से 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। ऑप्शन है 2024 की थीम आप कमेंट करके बताइएगा। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे? तो आधुनिक ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक की जो शुरुआत हुई है वो 6 अप्रैल 1896 को यूनान में यानी कि एथेंस से इसकी शुरुआत हुई थी। 14 देशों के खिलाड़ियों ने सबसे पहले इसमें भाग लिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा पे बी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रोणाचार्य अगर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये एक जो हमारे कोच होते हैं ना उनको दिया जाता है। अगला है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका जो 17वां सम्मेलन हुआ है वो हुआ है मार्गरेटा में। निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? देखिए, द्विसदन जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदन पाए जाते हैं, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पहले JNK था, ठीक है, JNK भी है। तमिलनाडु क्या है? यहाँ पर एक सदन है, विधान परिषद नहीं है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, अष्टाध्यायी के लेखक। तो अष्टाध्यायी की अगर बात करते हैं 137 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? महर्षि पाणिनि। क्या है? इन्होंने महर्षि पाणिनि है, इनके द्वारा जो संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है अष्टाध्यायी, 6 वेदांगों में से प्रमुख माना जाता है। इसमें 8 अध्याय हैं। इसमें संधि, सुबंत, कृदंत आदि, आख्यात, निपात, उपसंख्यान, स्वर विधि, शिक्षा आदि विषयों से संबंधित इसमें विचार क्या है? निहित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कब करवाया था या कहाँ करवाया था? इबादत खाना का मतलब होता है प्रार्थना भवन। तो अकबर ने दार्शनिक और जो धर्मशास्त्री थे उनके विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी जो राजधानी फतेहपुर सिकरी थी, कहाँ पर हो जाएगा? फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाने इनके प्रार्थना भवन की स्थापना करी थी। कब? 1575 ईस्वी में। इसकी स्थापना का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो था इस्लाम धर्म के बारे में अधिक से अधिक क्या करना? एक तरीके से ज्ञान प्राप्त करने की लालसा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हेनसांग। जो हेनसांग था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? एक चीनी यात्री था। 269 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा इसने प्राप्त की थी। भारतीय समाज और अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन भी इसने किया था और ये आया था हर्षवर्धन के टाइम पे। ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी होती है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उर्वावस्थी होती है, उर्वास्थि कौन सी? उर्वास्थि मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत होती है। ये अस्थि पाँव की हड्डी का एक भाग है और अस्थि 4 हड्डी से मिलकर बनी होती है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक ऐसे क्वेश्चन है
एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश की गई है। एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है। कई बार होता है ना, किंतु शाम पढ़ती है, यानी कि बोर्ड पर लिखे शब्दों को ठीक पढ़ लेती है, उसका दृष्टि दोष है। तो उसे किस मतलब वो टेबल पे रखी हुई चीज़ों को नहीं पढ़ पा रही है बुक में, लेकिन हाँ जो बोर्ड में लिखा हुआ है उसे शाम उनको अच्छे से ठीक से पढ़ लेती है। तो उसे कौन सा दोष है? इसे बोलते हैं हम कौन सा? दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में कोई भी व्यक्ति दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकता है, लेकिन पास वाली चीज़ों को नहीं देख सकता। भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर शुद्ध विकृत होते हैं? 143 कमेंट कीजिएगा जल्दी से। तो यहाँ पर 143 का ऑप्शन डी 12। तानसेन दरबारी गायक थे। तानसेन के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बंगाल का विभाजन कराने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो जो लॉर्ड कर्जन था, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। गवर्नर जनरल जो था वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मानचित्र को समझाने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है किसके थ्रू? तो 147 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा बी, रूढ़ चिन्हों से। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन बी कैनबरा। परिप्रेक्ष्य होता है क्या? तो देखिएगा, अगर परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो ये पटल की गहराई होती है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? हैचिंग कहलाता है। तो ये थे भी आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों के क्वेश्चन कैसे आए हैं। क्वेश्चन आपके PYQs हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, PYQ के ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।